द ग्रीफन वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत भी एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग से ही होती है, जहाँ पर हमने एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग में देखा था कि अब मार्क भी इस बात को मानने लगा है उस बुक की, उस क्रॉनिकल बुक के अंदर जिस दुनिया और जिन बातों के बारे में लिखा है वो सब कुछ सच। इस समय मार्क और थॉमस दोनों ही अपने डैड की उस वर्कशॉप के अंदर फंसे हुए हैं, क्योंकि बाहर दो पत्थर की मूर्तियां अपने आप जिंदा होकर आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं और उन मूर्तियों से बचने के लिए थॉमस और मार्क उसी जगह पर छिपकर सो जाते हैं। पर अब जब मार्क होश में आता है तो वो नोटिस करता है कि थॉमस वहाँ से पहले ही जा चुका है। तो मार्क ये बात समझ जाता है कि शायद थॉमस खुद ही ग्रिफन को अकेले ही उस ब्लैक टावर नाम की दुनिया में मारने के लिए जा चुका है। और अब वर्कशॉप से बाहर आने के बाद मार्क वहाँ पर उस मूर्ति को बुरी तरह से टूटा हुआ देखता है, जिसने लास्ट नाइट उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करी थी और उसे मारने वाली मूर्ति दोबारा से अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। और अब ये सब कुछ देखकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि अभी पिछली रात ही ये दोनों मूर्तियां आपस में लड़ रही थी। पर मार्क अब उस मूर्ति को जिसने उसे बचाया उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो अब इसी के बाद मार्क सीधा ही अपने स्टोर पहुँचता है, मगर यहाँ पर भी उसको उसका भाई थॉमस नहीं मिलता है। दूसरी तरफ हम लोगों को मार्क का क्लासमेट बेन दिखाया जाता है, जो अपने डैड के साथ उनके घर में ही रहता है, मगर उसका और उसके डैड का रिलेशन आपस में काफी ज्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि उसके डैड हमेशा ही नशे की हालत में रहते हैं। और इसी कारण से बेन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी उस पार्टी को अरेंज करवाकर डीजे डेप के साथ वर्ल्ड टूर पर जाकर यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। और ये बात बेन की एक और क्लासमेट जिसका नाम माया है वो अच्छी तरह से समझती है, और साथ में माया बेन को अंदर से काफी ज्यादा पसंद करती है और वो किसी भी तरह से चाहती है कि बेन जो भी चाहता है वो उसे मिल जाए। और यही मदद करने के लिए माया बेन को उसका एक टेम्पलेट बनाकर देती है, जो वो बंटवा कर पार्टी की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। मगर बेन माया के हर एफर्ट नॉर्मल ही समझता है, जिस तरह से सारा बेन हर बात को नॉर्मल ही मानती है। दूसरी तरफ मार्क अब दोबारा से जाकर अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर पीटर से मिलता है, और अब वो दोबारा से सारी बातें अपने डॉक्टर को बताता है। मगर डॉक्टर पीटर दोबारा से उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे फिर से ये भरोसा दिला देते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो केवल उसके दिमाग का वहम है, और इससे बचने के लिए उसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखना होगा, क्योंकि अब तो उसकी थेरेपी भी खत्म हो गई है और उसको अब अपना ध्यान खुद रखना सीखना होगा। और उसे खुद ही अब ये बात समझनी होगी कि क्या असली है और क्या नकली, जिसके लिए उसे जल्दी से अपने भाई को ढूंढकर उसे बात करनी चाहिए। ये सलाह भी डॉक्टर पीटर मार्क को देते हैं। और अब जब मार्क डॉक्टर पीटर से मिलकर उनके ऑफिस से बाहर ही निकलता है, उसको बाहर ही बैकी मिल जाती है। और अब पता चलता है कि बैकी कोई और नहीं, मार्क के डॉक्टर पीटर की बेटी है, मतलब बैकी के डैड डॉक्टर पीटर है, जिनके साथ वो यहाँ पर रह रही है। मगर मार्क इस समय इन सारी बातों को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूज और इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो गया है कि वो बैकी से ठीक तरह से बात किए बिना ही वहाँ से जल्दी में निकल जाता है। और ये चीज बैकी को भी काफी ज्यादा अजीब लगती है। दूसरी तरफ बेन माया के साथ जाकर अपनी गर्लफ्रेंड सारा से मिलता है, और यहाँ आने का रीजन बेन का ये होता है, सारा के मॉम डैड के पास एक प्रॉपर्टी है जो वो ओन करते हैं, और बेन के हिसाब से वो जगह उसकी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सही रहेगी। तो अगर सारा किसी तरह से अपने मॉम डैड से उस जगह के लिए बात कर ले तो बेन की हेल्प हो जाएगी। मगर सारा, जिसका नेचर केवल अपने बारे में सोचने वाला है, वो बेन को ये बोलकर मना कर देती है कि उसके मॉम डैड ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और वो ये रिस्क नहीं लेने वाली। मगर बेन के लिए ये सब इतना जरूरी है कि इस चीज पर उसका फ्यूचर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी सारा को बेन की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपनी बात पर पूरी तरह से टिकी रहती है कि वो अपने मॉम डैड से बात नहीं करेगी। दूसरी तरफ अब जब बैकी अपने घर पहुंचती है तो उसके डैड डॉक्टर पीटर, जो कि मार्क के थेरेपिस्ट हैं, वो उसको ये सलाह देते हैं कि उसको मार्क से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्क की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मार्क अपने डॉक्टर के कहे हिसाब से अपने भाई थॉमस और उस बुक में लिखी हुई बातों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो अपने भाई थॉमस से इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता। अब क्योंकि मार्क अब ये बात जानता है बुक के अंदर लिखी हुई बातें सच हैं, और उसका भाई थॉमस, जिसको उसी की तरह सब पागल समझते हैं, वो जो भी बोल रहा है वो सब कुछ सच है। और इस समय थॉमस ग्रिफन को मारने के लिए ब्लैक टावर की दुनिया में गया है, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अब अपने भाई को बचाने के लिए दोबारा से मार्क उस क्रॉनिकल बुक को ओपन करता है, जिसके अंदर से उसको ब्लैक टावर उस जगह का पूरा मैप मिलता है, जिसके अंदर इस चीज की भी डायरेक्शन होती है कि किस तरह से ब्लैक टावर तक पहुंचना है। अब दोबारा से मार्क के साथ वही चीज रिपीट हो जाती है, और विद इन सेकेंड दोबारा से उसी दुनिया के अंदर ऑटोमेट पहुंच जाता है। और इस बार मार्क को ये बात क्लियर होती है कि ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है और ना ये दिमाग का खेल है, ये सब कुछ एकदम असली है, और ये दुनिया भी एकदम असली है जहाँ वो अचानक से पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जब
स्टोर में नीमो पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर थॉमस काफी समय से स्टोर में नहीं आया है और जब उसको मार्क भी नहीं दिखता है तो वो जल्दी से कॉल करके ये बात उनकी मॉम पेट्रा को बता देता है और साथ में मीमो पेट्रा को ये बात भी बताता है कि वो अजीब सी बुक जो उनके डैड की थी वो भी वहीं पर पड़ी हुई है। अब ये बात सुनकर पेट्रा इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो सीधा ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बेकी सारा से जाकर मिलती है और वो उससे इस बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर सभी माइक को पागल क्यों बोलते हैं। तो सारा उसको माइक के बारे में बताती है कि माइक एक अजीब सा लड़का है जिसका कोई भी दोस्त नहीं है और ना तो वो दोस्त बनाता है और उसको बात बात पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। और काफी समय पहले माइक के डैड की मौत भी हो गई थी मगर उसको इस बारे में नहीं पता है कि उसके डैड की मौत किस वजह से हुई थी। तो अब बेकी ये जानने के लिए कि उसके डैड की मौत किस वजह से हुई थी बेकी सारा को लेकर लाइब्रेरी की ओर निकल जाती है। यहाँ इस ब्लैक टावर की दुनिया में मार्क अपने भाई को काफी ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है और ऐसे ही रास्ते में पड़ा हुआ मार्क को एक सिगरेट का छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिस चीज से बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर उसका भाई थॉमस जरूर आया है और वो यहीं पर है। इधर इस दुनिया में पेट्रा पुलिस स्टेशन सीधा ही पहुंचकर पुलिस ऑफिसर से अपने बेटे थॉमस की मिसिंग की रिपोर्ट लिखने के लिए बोल देती है मगर पुलिस वाला ये बात सुनकर हैरान रह जाता है कि थॉमस को गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये औरत चाहती है कि वो लोग उसके बेटे को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। तो पहले तो वो पुलिस वाला इस चीज के लिए साफ मना कर देता है मगर अब पेट्रा जब उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कि उसके हस्बैंड का नाम कार्ल है और जो चीज उसके हस्बैंड ने अपने साथ करी थी अगर वही चीज उसके बेटे थॉमस ने उसके साथ कर ली तो क्या होगा। अब कार्ल का नाम सुनकर वो पुलिस ऑफिसर सीधा ही कंप्लेंट रजिस्टर कर लेता है और थॉमस को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है। दूसरी तरफ बेकी और सारा भी लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन दोनों को माइक के डैड कार्ल की एक पुराने न्यूज़पेपर की मदद से 1984 में हुए मौत के बारे में पता चल जाता है। जिस दिन मार्क के डैड की मौत हुई थी उस दिन मार्क का बर्थडे था और उसी दिन कार्ल अपने दोनों बेटों को लेकर सीधा ही अपनी वर्कशॉप पहुंचे थे जहां पर किसी कारण से उन्होंने अपनी वर्कशॉप के साथ साथ खुद को भी आग लगा ली और मार्क और थॉमस की आंखों के सामने ही उनके डैड जलकर मरे थे। यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर मार्क के काफी ढूंढने के बाद उसको फाइनली थॉमस मिल जाता है और ये दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तो अब थॉमस मार्क को ये बात बताता है कि उन लोगों को आगे मार्टिन स्कॉट तक पहुंचना है किसी भी हाल में क्योंकि उन लोगों को ग्रिफन वहीं पर मिलने वाला है। मगर साथ में थॉमस ये भी क्लियर कर देता है कि ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रिफन को मार पाए, हो ये भी सकता है कि ग्रिफन खुद ही उसको जान से मार दे और ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि ग्रिफन ही उसको मार सकता है। लेकिन थॉमस को ये लगता है कि उसका जन्म ही ग्रिफन को मारने के लिए हुआ है और वो अपना काम अच्छी तरह से कर ही जाएगा। अब मार्क के पूछने पर थॉमस उसको ये बात बताता है कि मार्टिन स्कॉट वो जगह है जहाँ पर काफी सारे बूढ़े योद्धा रहते हैं जिनको ये पता है कि ग्रिफन को किस तरह से मारना है। मगर मार्क थॉमस को ये बात बताता है कि उसको ये सब सही नहीं लग रहा है और उन लोगों को वापस जाकर अपनी दुनिया में अपने म्यूजिक स्टोर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, उसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। मगर थॉमस इस बात का जवाब देता है कि वो ग्रिफन को मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाला, लेकिन अगर वो चाहता है यहाँ से जाना तो वो दोबारा से उस दरवाजे तक जाकर अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। मगर अब मार्क दरवाजे की बात सुनकर ये बात पूछता है कि ये दरवाजा क्या है। तो थॉमस उससे जवाब देता है कि जिस दरवाजे से वो यहाँ आया है वो उसी दरवाजे की बात कर रहा है। मगर अब मार्क उसे बताता है कि वो किसी भी दरवाजे से यहाँ नहीं आया, उसने तो केवल क्रॉनिकल बुक पढ़ी और जगह के बारे में इमेजिन किया, वैसे ही वो यहाँ पहुँच गया। अब ये बात सुनकर थॉमस एकदम चौंक जाता है और अब वो अंदर से ये बात समझ जाता है कि मार्क एक इन दो दुनियाओं में अपनी शक्तियों से ट्रैवल करने वाला इंसान है। मतलब मार्क के पास ये पावर है कि वो अपने आप को इन दोनों दुनियाओं में टेलीपैथ कर सकता है, उसको केवल इमेजिन करना है और वो इस जगह पर या अपनी उस दुनिया में पहुंच सकता है सेकंडों के अंदर, पलक झपकते ही। मगर थॉमस ये बात अभी मार्क को नहीं बताता है और वो चुपचाप रात होने के कारण सो जाता है। यहाँ इंसानों की दुनिया में जब अब बेकी और सारा को ये बात पता चल गई है कि शायद माइक की मानसिक स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि उसने अपने डैड को अपनी आंखों के सामने ही जिंदा जलते हुए देखा था, तो वो सीधा ही उससे मिलने के लिए उसके स्टोर के लिए निकल जाते हैं, जिसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड बेन से उनको मार्क स्टोर तक छोड़ने के लिए बोलती है। मगर बेन सारा को ये बात बताता है कि अभी उसका डीजे डेप के साथ एक इंटरव्यू होने वाला है जो उसके लिए जरूरी है, तो वो अभी उन दोनों को वहाँ पर ड्रॉप करने नहीं जा सकता है। अब ये बात सुनकर सारा सबके सामने बेन के साथ काफी बदतमीजी से बात करती है, जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं वो उसका नौकर है। अब ये सब कुछ देखकर बेकी सारा को ये बात समझाने की कोशिश करती है कि उसका बिहेवियर लोगों को लेकर काफी गलत है और मानो जैसे उसको केवल अपनी ही बातों से मतलब है और अगर उसको अपने आसपास अच्छे लोगों को रखना है तो उसे सबको इज्जत देना आना चाहिए। अब ये बात सुनकर सारा काफी ज्यादा बेकी के ऊपर गुस्सा हो
जाती है क्योंकि वो इसको अपने इंसल्ट की तरह ले लेती है। तो सारा इसी गुस्से में बैकी को भी अपने से दूर रहने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर बैकी अब कुछ ही टाइम बाद अकेले ही मार्क के स्टोर तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसको मार्क तो नहीं मिलता है मगर वहाँ पर उसको नीमो मिलता है। और नीमो से बैकी को ये बात पता चलती है कि उसे भी काफी समय से दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं मिला है, पर अगर उसको कोई अर्जेंट बात करनी है तो वो एक नोट लिखकर मार्क के कैबिन के अंदर रख सकती है, यहाँ ब्लैक टावर की दुनिया के अंदर। अब जब मार्क की आंख खुलती है तो अचानक ही थॉमस मार्क की मुंह को जबरदस्ती बंद कर देता है और वो उसे चुप रहने की सलाह देता है और साथ में उसको अपने आसपास हिलती हुई झाड़ियां दिखाता है और वो उसे समझाता है कि वो दोनों इस समय काफी बड़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि उन लोगों को झाड़ियों के पीछे से वो सींग वाले स्लेव हंटर्स देख रहे हैं। तो थॉमस क्लियरली बोलता है कि अब जितनी तेज हो सके उन दोनों को उतनी तेज भागकर अपनी जान बचानी होगी। अब उन दोनों के भागते ही काफी सारे स्लेव हंटर्स भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और काफी बचने की कोशिश के बाद भी वो स्लेव हंटर थॉमस को पकड़ लेते हैं, लेकिन थॉमस के कहने पर मार्क खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और इस समय मार्क इतना ज्यादा डरा होता है कि शायद इसी डर के कारण वो दोबारा से खुद ही अपने आप ही टेलीपोर्ट होकर दोबारा से अपनी दुनिया में आ जाता है और सीधा ही मार्क अपने स्टोर में पहुंचता है, जहाँ पर इस समय बैकी मौजूद होती है। और मार्क का डर इतना ज्यादा होता है कि वो इस डर के कारण बिना सोचे समझे ही बैकी के ऊपर एक पंच मार देता है। मगर अब नीमो और बैकी दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये एकदम से स्टोर के अंदर कैसे आ गया। मगर अब बैकी नीमो के साथ मिलकर मार्क ने भरोसे में लेने की कोशिश करती है, उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है उन लोगों पर भरोसा कर उनसे शेयर करे। दूसरी ओर उस दुनिया के अंदर इन सभी सींग वाले स्लेव हंटर्स के मास्टर को देख और अब इस मास्टर को उसी का एक और गुलाम आकर ये बात बताता है कि वो लड़का जो दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है उसके भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया है। तो वो मास्टर सीधा ये ऑर्डर दे दे कि उस पकड़े गए लड़के को वो लोग सीधा ही खदान में काम करवाने के लिए पहुंचा दें। मगर इस बात से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि ये सभी लोग मार्क को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि उसके पास ये पावर है कि वो अपनी शक्तियों से दोनों दुनियाओं में ट्रैवल कर सकता है। और ये सभी स्लेव हंटर्स अपने फादर द ग्रिफन के लिए काम कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह से इस दुनिया से इंसानों की दुनिया में जाकर वहाँ पर भी राज कर सके। शायद इसी के लिए ग्रिफन के लिए मार्क काफी ज्यादा जरूरी है इधर इस दुनिया में। मार्क नीमो और बैकी को अब भरोसा कर उसके साथ हुई सारी बातें बताता है। तो नीमो तो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से मार्क को उसके मुंह पर ही पागल बोलकर वहाँ से निकल जाता है, पर बैकी अभी भी और इसके उलट बैकी कुछ भी नहीं बोलती है। मगर इससे मार्क ये बात समझ जाता है कि बैकी उसकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है और वो उसे पागल ही समझ रही है। तो अब वो भी अपने भाई थॉमस की तरह बैकी को प्रूफ करने के लिए अपने साथ उसके डैड की वर्कशॉप ले जाने की बात बोल देता है। और अब इन दोनों को जाता देख मीमो भी उन दोनों के साथ वर्कशॉप के लिए निकल जाता है और यहाँ वर्कशॉप पर पहुंचकर वो मूर्ति जिसने उन पर अटैक किया था वो उसी टूटी फूटी हालत में वहाँ पर वैसे ही पड़ी है। और मार्क ये बात उन दोनों को भी समझाता है कि किस तरह से इस मूर्ति ने उन पर अटैक करने की कोशिश करी और सामने खड़ी वो मूर्ति जिंदा होकर उनकी जान बचाई थी। और बाकी के प्रूफ के लिए वो उन दोनों को थॉमस की तरह ही रूफ के ऊपर ले जाकर उस रूम तक ले जाता है जहाँ काफी सारा सामान होता है, काफी सारा पुराना सामान पड़ा था। मगर अब जो चीज यहाँ पर मार्क देखता है वो खुद हैरान रह जाता है क्योंकि जो रूम उसने पहले अपनी आंखों से देखा था वो रूम काफी बड़ा था, मगर अब ये रूम एकदम छोटा सा हो गया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब बैकी और नीमो दोबारा से क्लियर हो जाते हैं कि मार्क का दिमाग ही खराब है और उसको डॉक्टर की जरूरत है। तो अब बैकी ये देखकर ये बात समझ जाती है कि किस लिए मार्क को सभी साइको बोलते हैं। मगर बैकी का ये बिहेवियर देखकर मार्क इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो सारा गुस्सा बैकी के ऊपर उतार कर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मगर साथ में अब एक अजीब चीज भी होती है कि अब मार्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उतना ही उस ब्लैक टावर की दुनिया में हलचल भी होती है, मानो जैसे मार्क के गुस्से से ग्रिफन को फायदा हो रहा है। और यहाँ पर लगी एक दीवार उसके गुस्से के कारण अपने आप टूट जाती है और इन सींग वाले स्लेव हंटर के मुताबिक इस दीवार के पीछे ही उनका फादर यानी ग्रिफन रहता है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारा जिसको अभी समझाने की कोशिश करी थी कि उसका बिहेवियर अपने दोस्तों को लेकर काफी बुरा है, उसे भी इस बात का थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है। तो अब वो सीधा ही बेन के पास जाकर उसे ये बात बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से उस जगह के लिए बात करेगी जिस जगह पर वो पार्टी करना चाहता है। इस बात से बेन काफी खुश होता है। दूसरी तरफ अब बैकी जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने डैड पीटर को ये बात बताती है कि उसके बारे में उसके डैड ने जो बोला कि मार्क मानसिक स्थिति ठीक नहीं है वो बात सच है और अब वो दोबारा से मार्क से नहीं मिलेगी और वो उससे दूर रहेगी। दूसरी तरफ
तरफ अब मार्क जब रात को अपने घर पहुंचता है तो बाहर ही उसकी मॉम उसे रोक लेती है और अब वो सीधा ही उससे थॉमस के बारे में पूछती है, क्योंकि थॉमस काफी समय से मिल नहीं रहा है। तो अब मार्क बात को छुपाने के लिए अपनी मॉम को ये बात बताता है कि थॉमस इस समय उनके स्टोर के सामान अनलोड करने के लिए गया हुआ है और वो एकदम ठीक है। मगर पेट्रा को मार्क की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, तो उसे ये बात बोलती कि वो जल्दी से थॉमस के पास जाकर उससे उसकी बात कराए और ये सब उसको अभी के अभी करना है। तो मार्क ना चाहते हुए भी दोबारा से घर से बाहर निकल जाता है और अब जब कोई रास्ता उसके पास नहीं होता है अपने डैड की वर्कशॉप तक जाता है और अब वो उस मूर्ति से अपने लिए मदद मांग जिसने पिछली बार उसको उस दूसरी मूर्ति से बचाया था। और अब अकेले होने के कारण वो मूर्ति भी मार्क को ये जवाब देती है कि वो केवल मूर्ति है, अगर उसके भाई को कोई बचा सकता है तो वो खुद है, जिसके लिए उसे दोबारा से उस दुनिया में जाना होगा। तो अब मार्क इसके लिए सीधा ही दोबारा से मीमो के घर पहुंचता है, क्योंकि उसकी अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो केवल मीमो है, जिस पर उन लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। और उसका भाई थॉमस भी सबसे ज्यादा ईमानदार मीमो को ही समझता है। मगर नीमो जो कि एक पैर से लंगड़ा है और उसके डैड भी इसी कारण से उसको किसी लायक नहीं समझते हैं। वो अपनी इन सभी कमियों के होने के कारण भी मार्क की हेल्प मांगते ही अपने दोस्त थॉमस को बचाने के लिए उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। तो अब मार्क थॉमस की बोली हुई वो बात याद आती है कि उसने बताया था कि एक डोर है जिस डोर की मदद से वो उस दुनिया से आना जाना कर सकते हैं। और बुक की मदद से मार्क को ये भी पता चल जाता है कि डोर इस समय मार्टिन चर्च के अंदर है, जो कि पास में ही है। तो वो दोनों उसी टाइम उस चर्च के लिए निकल जाते हैं। और अब जब वो इस चर्च के अंदर पहुंचते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग वो हर चीज फॉलो करते हुए एक सीक्रेट रूम तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको वो डोर मिल जाता है जिसको खोलने के लिए एक पैटर्न है और उस पे लगी हुई कुछ बटनों को सही पैटर्न में प्रेस करना है। इस चीज में भी मार्क को कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इस बुक के अंदर सब कुछ एकदम अच्छी तरह से लिखा हुआ है। और अब जब वो डोर खुलता तो ये डोर सीधा ही उस दुनिया में ही खुलता है और ये दुनिया एकदम अलग है, जहाँ नीमो जैसे ही अपना कदम रखता है तो चौंकाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि नीमो जो एक पैर से लंगड़ा है, जिसका एक पैर खराब है, उसका पैर एकदम ठीक हो जाता है और साथ में उसकी आई साइट भी एकदम ठीक हो जाती है और उसे चश्मा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इस दुनिया में आने वाले इंसान फिजिकल हर प्रॉब्लम को ये दुनिया ठीक कर देती है। इस चीज से मीमो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जिस समय ये दोनों उस डोर के अंदर होते हैं तभी वो डोर ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाता है। अब इस चीज से वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मगर मीमो के कहने पर माइक उसे बताता है कि वो जब भी फोकस करता है तो वो टेलीपोर्ट होकर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। और अब जब वो दोबारा से ट्राई करता है तो दोबारा से यही होता है और फिर से मार्क अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। मगर गलती ये हो जाती है कि मीमो अब अकेला ही उस दुनिया में छूट गया है और यहाँ मीमो इस चीज से काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। और मार्क भी, जिसके पास ये शक्ति तो है मगर उसे ये यूज करना अभी तक नहीं आता है कि वो अपने आप को टेलीपोर्ट कैसे करता है, ये उसको भी नहीं पता है। ये बस हो जाता है। अब इसी पॉइंट पर ये एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है।